मोहन भाई साहब की बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उनका कुशल मंगल जानने के लिए सब नात रिश्तेदार आने लगे। वह समय बहुत कठिन था। एक एक पल भारी पड़ रहा था। हम भी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वह बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। मोहन भाई साहब कोमा में थे और उनके बचने की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर भी नाउम्मीद हो गए थे। वे लोग अपना किताबी ज्ञान और अनुभव दोनों काम में ले चुके थे, पर मोहन भाई साहब की हालत पर कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि कोई दवाई रिएक्शन कर गई है। उस दिन पहली बार पता चला कि दवाई किसी की जान बचाती ही नहीं है, बल्कि जान लेती भी है। एक गलत निर्णय जिस तरह जीवन बदल सकता है, उसी तरह एक गलत दवाई जानलेवा भी हो सकती है। कमी चाहे डॉक्टर के ज्ञान की हो या दवाई बनाने वाली कंपनी की, भुगतान तो मरीज और उसके परिजनों को ही करना पड़ता है। सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। निराशा का अंधकार फैला हुआ था और दूर दूर तक आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के सारे समाचार गांव में नहीं बताए गए थे। उन्हें बस इतना ही बताया गया था कि हालत में दिनों दिन सुधार हो रहा है। वसुधा भाभी ने महामृत्युंजय मंत्र जाप शुरू कर दिया था। यह जाप पूरे 3 दिन तक चला था। 3 दिन तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण किए बिना यह जाप किया था। नारी की शक्ति का अनुमान कौन लगा सकता है? उसे केवल महसूस किया जा सकता है। हमने कभी बचपन में सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनी थी, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान की मृत्यु होने पर यमराज के पीछे पीछे चल दी थी और अपने पति को जीवित कराकर ही वापस लौटी थी। वसुधा भाभी के महामृत्युंजय मंत्र का ही असर होगा। शायद कि मोहन भाई साहब ने 8वें दिन आंखें खोल दी थी। सबके चेहरों पर जैसे जान आ गई थी। गर्ग खानदान का इकलौता बेटा था, इसलिए सबने उसके लिए भरपूर दुआएं की थी। कहते हैं कि जब दवा काम नहीं करे तो दुआ काम करती है। शायद सभी की दुआएं काम कर गई और वसुधा भाभी फिर से सावित्री की तरह मोहन भाई साहब को यमराज से छीन लाई थी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि अब इन्हें एम्स दिल्ली ले जाओ, वही इलाज हो सकता है, अन्य कहीं। मरता क्या न करता, कोई विकल्प था ही नहीं। उन्हें लेकर दिल्ली आ गए। महीनों तक उनका इलाज एम्स में हुआ, तब जाकर वे हिलने डुलने लगे थे। पैरालिसिस के कारण उनका बायां भाग शून्य पड़ गया था। बायां हाथ और पैर बेकार हो गए थे और मुंह टेढ़ा हो गया था। दिमाग भी आधा ही रह गया था। धन दौलत पानी की तरह बहाकर महीनों अस्पताल के चक्कर काटकर भी आधा अधूरा आदमी ही वापस लेकर लौटे थे। यह घटना सन 1997 की है। उस समय उनके इलाज पर करीब 50 लाख रुपए खर्च हो गए थे। घर पर चौतरफा मार पड़ी थी। महीनों तक दुकान बंद रही थी। इससे लाखों रुपए का घाटा हुआ। इलाज के लिए हर रिश्तेदार की मदद ली गई और करीब 25 से 30 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मोहन भाई साहब हमेशा के लिए अपंग हो गए थे। अब वे काम करने योग्य नहीं रह गए थे। यह बात सबसे दुखद थी। एक फिजियोथेरेपिस्ट को पास के शहर से बुलाकर गांव में रखा गया था। वह दिन रात मेहनत करता था और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। वसुधा भाभी पूरे घर, बच्चों और मोहन भाई साहब की देखभाल करती थी। उनका एक नया अवतार देखने को मिल रहा था। उनमें इतनी ऊर्जा न जाने कहां से आ गई थी। दिन रात काम करने के बाद भी वे कभी थकती नहीं थी। उनमें सहन शक्ति का जैसे अथाह भंडार भरा हुआ था। कभी कभी सास उन्हें ऐसी जली कटी सुना देती थी कि वे जल बिन मछली की तरह तड़पती रह जाती थी। हमारे तो कर्म ही फूट गए। जब से तू आई है, अपने संग में दिलधर ही लाई है। एक बेटा जनियो है, वो भी नकटा बुझा। और मेरे छोरा पे न जाने क्या कर दी तो है, जो या भी आधो अधूरो हो गए हुए। अभी तो और न जाने क्या करेगी। भाभी को काटो तो खून नहीं। ऐसे ताने सुन सुनकर फूल सी महीने वाली भाभी कांटों की झाड़ सी दिखने लगी थी।
चौतरफा मार पड़ने से घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। धंधा खत्म हो गया था और वे लोग कर्ज में आकंठ डूबे हुए थे। मोहन भाई साहब कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। उनके पिताजी भी तब तक 70 वर्ष के हो गए थे। उनसे इस उम्र में काम की उम्मीद करना अत्याचार की श्रेणी में आता था। ऐसे माहौल में वसुधा भाभी ने एक बहू के बजाय एक बेटे की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। वसुधा भाभी ने दुकान संभाल ली और घर दोनों सास ननद ने संभाल लिया। जैसे तैसे दिन निकलने लगे। अब वसुधा भाभी को दुनियादारी की समझ होने लगी। धीरे धीरे पुराने दिन वापस लौटने लगे। कर्जा चुकता कर दिया गया और घर में भी संपन्नता आने लगी थी। इधर मोहन भाई साहब के स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। मोहन भाई साहब पहले बड़े हंसमुख और मिलनसार थे। हौसला और जोश हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था उनका, और वे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाया करते थे। मगर अब वे असफल, पराजित, निराश, अपंग और कंठित व्यक्ति थे जो स्वयं को पत्नी पर आश्रित पाते थे। पुरुष में इतना अहंकार होता है कि उसे सब कुछ मंजूर होता है, पर पत्नी पर आश्रित होना कतई मंजूर नहीं होता है। उसके मन को बहुत ठेस लगती है जब वह इस बारे में सोचता है। यद्यपि पत्नियां इतनी समझ होती हैं कि वे कभी भी भूल से भी ऐसा ना तो कुछ कहती हैं और ना ही कुछ इशारों में जताती हैं, मगर पुरुष फिर भी मन ही मन आहत होते रहते हैं। मोहन भाई साहब की मम्मी जरूर जनाती रहती थी कि अब घर की मालिक वसुधा बन गई है। मोहन भाई साहब का स्वभाव अजीब सा हो गया था। अभी भी साफ साफ बोल नहीं पाते थे। बड़ी मुश्किल से अपनी बात कह पाते थे। उनका एक हाथ और एक पैर काम नहीं करते थे, इसलिए चलने फिरने में भी उन्हें तकलीफ़ होती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें नहाने धोने खाने में भी तकलीफ़ होती थी। वे चाहते थे कि वसुधा भाभी सदैव उनके पास रहे, मगर यह संभव नहीं था। अगर वसुधा भाभी ऐसा करती तो फिर दुकान कौन संभालता। वसुधा भाभी उन्हें नहलाने खाना खिलाने का काम करती थी और साथ साथ में दुकान भी संभालती थी, मगर मोहन भाई साहब इससे संतुष्ट नहीं थे और वे अपनी नाराज़गी का इजहार कभी कभार अपने लात घुस्सों से कर दिया करते थे। भगवान ने उन्हें अभी भी एक हाथ और एक पैर तो दे रखा था ना, बस वे इनका उपयोग अधिकांश भाभी पर ही किया करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद वसुधा भाभी लात घूंसे खाते रहती थी और इसी भोजन से वे अपना पेट भरती रहती थी। अकेले में बैठकर घंटों रोती रहती थी। शायद धरती माता ने अपना संपूर्ण स्वभाव उनमें भर दिया था, इसलिए घर वालों ने शायद उनका नाम वसुधा रख दिया था। दोनों में गजब की प्रतियोगिता थी। धरती माता कहती कि मैं अधिक सहनशील हूँ, मगर वसुधा भाभी कभी कुछ कहती नहीं थी, बस सहन करती रहती थी। आखिर धरती माता ने अपनी हार मान ली थी। समय गुजरता रहा। वसु और बल्लभ स्कूल जाने लगे थे। वसु को बच्चे बूचा बूचा कहकर चिढ़ाते थे। वह रोता हुआ घर आता था। वसु को रोता देखकर भाभी अंदर तक टूट जाती थी, मगर अपने नैनों में एक भी आंसू आने नहीं देती थी। बड़ी मुश्किल से वे वसु को समझा पाती थी। बल्लभ स्वस्थ था और हष्ट-पुष्ट भी था, इसलिए वह अपने बड़े भाई के अपमान का बदला लेने के लिए हर किसी से भिड़ जाता था। स्कूल में बल्लभ की धाक एक गुंडे के रूप में हो गई थी। वसुधा भाभी के पास उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई। वे बल्लभ को बहुत समझाती कि वह लड़ाई झगड़ा नहीं किया करे, मगर बल्लभ कहता, मुझसे भैया का अपमान सहन नहीं होता है। मैं किसी से लड़ने नहीं जाता हूँ, मगर मैं यह सहन नहीं कर सकता कि कोई भैया को बूचा कहकर बुलाए। जो भी कोई ऐसा करेगा उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। वसु के लिए बल्लभ के मन में इतना सम्मान देकर वसुधा भाभी भाव विभोर हो जाती थी और अपने दोनों लालों को सीने से लगाकर खूब लाड़ प्यार करती थी। एक दिन मोहन भाई साहब वसुधा भाभी से बोले, वसुधा तुमने मुझे 2 पुत्र दिए, मैं निहाल हो गया। मुझे एक बच्चे की तरह पाल पोस रही हो, कितना महान काम कर रही हो। बस एक उपकार और कर दो, एक बेटी और दे दो।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वसुधा भाभी आंसुओं में डूब गई। एक पति इस तरह झोली फैलाकर इतनी कातरता से यदि कुछ याचना करता है तो वह पत्नी स्वयं को कितना धिक्कारती होगी। यह बात वसुधा भाभी के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता है। दोनों बच्चों पति के साथ साथ दुकान संभालना कोई मामूली काम नहीं था और अब एक और बच्चे की फरमाइश, वह भी एक प्यारी प्यारी गुड़िया की। मगर जैसे ही उनका ध्यान खुद की ओर जाता वे सिर से लेकर पैर तक कांप जाती थी। स्त्री का जीवन कितना कठिन है यह उनसे बेहतर और कौन जान सकता था। भगवान ना करे उनकी बेटी को यदि ये सब सहन करना पड़े तो वे कैसे जिंदा रह पाएगी। अपने मम्मी पापा को चुपके चुपके रोते देखा है उन्होंने, मगर भाग्य पर किसका जोर चलता है। मोहन भाई साहब ने हट पकड़ ली थी। अपनी भावना जताने के लिए वे एक टूटा फूटा गाना गाते थे, कुछ ही रुकमा पास आओ ना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना। और वसुधा भाभी शर्माकर मुंह फेर लेती थी। आखिर मोहन भाई साहब की जिद की जीत हुई और एक दिन भाभी मान गई। वे तीसरी बार उम्मीद से हो गई थी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।